नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है, इस सभी का अध्ययन आज हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। तो प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन इसका दूसरा नाम है। यह प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक गामा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन है जिसका उत्पादन बीटा लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो प्रतिरक्षी को हम कहते हैं एंटीबॉडी। तो प्रतिरक्षी क्या है? इम्यूनोग्लोबिन, जिसे हम इम्यूनोग्लोबिन आईजीवी कहते हैं, जो प्लाज्मा में पाया जाने वाला या प्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न, प्लाज्मा में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है गामा ग्लोबुलिन। यह प्रोटीन है। तो प्रतिरक्षी क्या है? तो प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इसका निर्माण जो होता है वह बी लिम्फोसाइट, जो WBC कोशिका का एक भाग है। तो बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका को निर्देशित करती है प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए। प्रतिरक्षी का वह सिरा जो प्रतिजन से जुड़ता है, रोगाणु से जुड़ता है, उस सिरे को हम कहते हैं पैराटॉप। पैराटॉप का अर्थ होगा कि प्रतिरक्षी का वह भाग, वह सिरा जो प्रतिजन से जुड़ता है, संयोग करता है, उस सिरे को हम कहते हैं पैराटॉप। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से संयोग करता है, उस भाग को हम कहते हैं पैराटॉप। तो हम देखिए कि प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वह हमें किस प्रकार की दिखाई देती है। तो प्रतिरक्षी की संरचना चित्र के अनुसार हमें वाई के समान दिखाई देती है। इसकी संरचना होती है वाई अक्षर के समान, अंग्रेजी के शब्द वाई के समान इसकी संरचना होती है। इसका निर्माण 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो प्रोटीन का ही भाग है से होता है, जिसमें 2 जो श्रृंखलाएं होती है वह भारी और लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, तथा 2 जो संरचनाएं होती है, 2 जो श्रृंखलाएं होती है वह हल्की एवं छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी का निर्माण 2 समरूपी अर्ध अंशों से होता है। 2 समरूपी अर्धांशों से प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो एक अर्धांश का निर्माण एक भारी तथा लंबी श्रृंखला से तथा हल्की और छोटी श्रृंखलाएं मिलकर एक अर्धांश को मिलाती है, जिसे हम कहते हैं HL डाइमर। एक HL द्विलक का निर्माण होता है। जब ये दोनों आपस में मिलेगी तब जाकर निर्माण होगा एक द्विलक का, एक द्विलक, जिसे हम कह सकते हैं HL डाइमर का निर्माण होता है। तो एक HL डाइमर में भारी और लंबी श्रृंखला तथा हल्की और छोटी श्रृंखलाएं आपस में पाई जाती है। दोनों के मिलने से निर्माण होता है एक HL डाइमर का। जब 2 HL डाइमर आपस में मिलते हैं तो उससे निर्माण होता है एक प्रतिरक्षी का। ये दोनों जो संरचनाएं होती है, भारी और लंबी श्रृंखला, आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। इसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड बंध। डाइसल्फाइड बंध के द्वारा यह आपस में जुड़ी होती है। इसी प्रकार हल्की और जो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है यह भी आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पर
भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में करीब 440 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जबकि जो हल्की एवं छोटी पॉलीपेप्टाइड संरचना है इसमें 220 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ पर अमीनो अम्ल की संख्या 440 और हल्की और छोटी में होगी 220 अमीनो अम्ल। यहाँ पर प्रतिरक्षी के दो भाग हम देख सकते हैं। ऊपरी जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं अस्थिर भाग। अस्थिर भाग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस भाग से प्रतिरक्षी वह प्रतिजन से जुड़ती है, संयोग करती है और उसके आधार पर उसका उन्मूलन होता है। तो अस्थिर जो भाग होता है इसका दूसरा नाम है FAB। अस्थिर भाग को हम कहते हैं FAB क्योंकि इसके अंदर हमें इसकी दो भुजाएं दिखाई दे रही, एक भुजा A है, दूसरी भुजा है B। यह भाग हमेशा NH2 समूह की तरफ रहता है। अस्थिर भाग में हमेशा एमीन समूह पाया जाता है। नाइट्रोजन युक्त जो एमीन समूह है यह अस्थिर भाग में पाया जाएगा। दूसरा है जिसे हम कहते हैं स्थिर भाग। स्थिर भाग इसे हम FC भी कहते हैं, फेस इसका थर्ड है, तो इसे हम कहते हैं FC। इस भाग की तरफ हमेशा पाया जाता है अम्लीय समूह। कार्बोऑक्सिलिक जो समूह है COOH समूह हमेशा स्थिर भाग की तरफ ही रहता है। अम्लीय भाग वह नीचे की तरफ रहेगा, जबकि जो भाग क्षारीय है एमीन समूह है वह अस्थिर भाग ऊपर की तरफ रहेगा। प्रतिरक्षी का जो उद्गम स्थल है जहां से प्रतिरक्षी की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं उद्गम स्थल। तो जो इसका उद्गम स्थल है यह हमेशा लचीला होता है। लचीला होने से क्या होगा कि यह प्रतिजन के छोटे अथवा बड़े अणुओं को आसानी से समाहित कर उसे नष्ट कर सकती है। तो इसका जो उद्गम स्थल है ये लचीला, इस लचीले उद्गम स्थल को कहा जाता है हिंज या कब्जा। तो लचीला होने से यह प्रतिजन के छोटे अथवा बड़े अणुओं को आसानी से समाहित कर उसे नष्ट कर सकता है। तो ये संरचना है हमारे सामने, वो है प्रतिरक्षी की संरचना। इसको हम एक बार रैपिडली देख लेते हैं दोबारा कि इसकी संरचना में हमें क्या क्या भाग दिखाई देते हैं। तो पहला इसमें याद रखने वाला भाग है कि प्रतिरक्षी की संरचना हमें Y अक्षर के समान दिखाई देती है। इसके निर्माण में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। 2 श्रृंखलाएं होगी भारी और हल्की, 2 संरचनाएं होगी हल्की और छोटी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका निर्माण 2 समरूपी अर्धांशों से होता है। एक अर्धांश में एक भारी और एक हल्की श्रृंखलाएं पाई जाती है। जब ये दोनों आपस में मिलती है तो इसे हम कहते हैं HL डाइमर। जब 2 HL डाइमर आपस में मिलेंगे तो निर्माण होगा एक प्रतिरक्षी का। एक प्रतिरक्षी में जो ये भारी संरचना है इसके अंदर 440 अमीनो अम्ल है। हल्की जो संरचना होगी उसमें 220 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके हम सिरों की बात करें तो इसमें 2 सिरे हैं। पहला जो ऊपरी सिरा है जिसे हम कहते हैं अस्थिर भाग। अस्थिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भाग आगे प्रतिजन से रोगाणु से जुड़ता है, उससे संयोग करता है, रासायनिक क्रिया करेगा और जिसके फलस्वरूप उसका उन्मूलन होगा। यह भाग हमेशा एमीन समूह की तरफ रहता है, नाइट्रोजन समूह इसके ऊपर की तरफ रहेगा। इसे FAB कहते हैं, फेज 1 और फेज 2। 2 संरचना है इसलिए हम इसे FAB कहेंगे, जबकि नीचे वाली संरचना में केवल एक ही भाग है इसलिए इसे हम कहते हैं फेज C या फेज 3। ये भाग हमेशा अम्लीय समूह की तरफ ही रहेगा। नीचे जो भाग होगा स्थिर भाग, यहाँ पर केवल कार्बोऑक्सिलिक समूह पाया जाएगा। इसकी विशेषता कि इसका जो उद्गम स्थल है वो हमेशा लचीला होता है। लचीला होने से यह फायदा होता है कि प्रतिजन का अणु चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसके अनुसार यह अपने आप को अनुकूलित कर उससे समाहित हो सकती है और फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा उसे नष्ट कर सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने समझा प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है। धन्यवाद।